ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। यूपी सरकार के मंत्री संजय निषाद की, जिन्होंने बीजेपी की धड़कनें बढ़ा दी हैं। संजय निषाद आज नोएडा में शक्ति प्रदर्शन करने जा रहे हैं। संजय निषाद आज नोएडा के सेक्टर 21 के इंडोर स्टेडियम में होने वाले गुर्जर कश्यप निषाद महासम्मेलन करने वाले हैं। इसे अगले साल यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले निषाद पार्टी का बड़ा दांव माना जा रहा है। पहले ये रैली मेरठ में प्रस्तावित थी, लेकिन बाद में इसे नोएडा शिफ्ट किया गया। दनकौर क्षेत्र का एकलव्य से जोड़ते हुए पार्टी ने इसे ऐतिहासिक प्रतीक के रूप में पेश किया है, जिससे सामाजिक न्याय का संदेश देने की कोशिश की जा रही है। इसके पहले पीएम मोदी ने नोएडा एयरपोर्ट के उद्घाटन के मौके पर ग्रेटर नोएडा में रैली की थी, तो उसके अगले दिन अखिलेश यादव ने दादरी में रैली को संबोधित किया था। अब संजय निषाद का पश्चिमी यूपी में एक्टिव होना साफ दिख रहा है कि निषाद और गुर्जर वोट उनके एजेंडे में शामिल हैं। संजय निषाद तो काफी वक्त से अब एक्टिव नजर आ रहे हैं। कभी उनके आंखों से आंसू छलक जाते हैं, तो कभी वो धरने पर बैठ जाते हैं। तो आज वो नोएडा में रैली करने जा रहे हैं। और संजय निषाद का हर्षवर्धन जी एक पैटर्न सा रहा है, जब जब उत्तर प्रदेश में चुनाव आते हैं वो अपनी ताकत का एहसास कराने की कोशिश करते हैं, अपने वोट बैंक को कुरेदने की कोशिश करते हैं, या ये देखने की कोशिश करते हैं कितना करंट इसमें है और उसी में ये कड़ी जोड़ ली जाए। नहीं, निश्चित तौर पर। और देखिए, अपना दल सोनेलाल हो, अनुप्रिया पटेल सिर्फ कुर्मियों की पार्टी है, जो निषाद पार्टी है वो सिर्फ निषादों की पार्टी है, राजभर जी की, ओम प्रकाश राजभर जी की, वो राजभरों की पार्टी है। तो अगर किसी एक समाज को, किसी एक जाति समूह को आगे लेकर कोई चल रहा है तो इसमें मुझे कोई बुराई नहीं दिखती है। अगर वो एक दूसरे समाज के खिलाफ खड़ा करे, यानी जहर पैदा करे, एक दूसरे के लिए घृणा पैदा करे, तब वो संकट है। मुझे लग रहा है ये एक्सरसाइज करने का सबको अधिकार है। और जो काम संजय निषाद कर रहे हैं वो राजभर जी भी कर रहे हैं, अनुप्रिया पटेल भी करती रहती है। थोड़ा तरीका सबका अलग अलग हो सकता है, क्योंकि राजभर जी और संजय निषाद थोड़ा लाउड दिखते हैं। अनुप्रिया पटेल जो बहुत आसानी, जिसको कहें कि वो जिसको क्या कहते हैं ना, कंबल ओढ़ के घी पीने जैसी कहावतों चरितार्थ करती हैं कि सब कुछ मिल भी जाता है, और वो करती रहती है, बीच बीच में चिट्ठी लिखती रहती है। लेकिन मूल बात की चर्चा होनी चाहिए। नोएडा से अखिलेश यादव, नोएडा से योगी आदित्यनाथ और नोएडा से निषाद जी, जिस नोएडा में आने से सरकार के लोग डरते थे, अखिलेश यादव तो आए ही नहीं। और मुझे तो ये ध्यान में है, ये नोएडा के सेक्टर 18 से सेक्टर 60 तक का जो एक उड़ान पुल तैयार हुआ, क्या शानदार काम अखिलेश यादव की सरकार में हुआ था। लेकिन अखिलेश यादव मारे डर के उसका उद्घाटन करने नहीं आए। यानी जितने काम नोएडा में होते थे अखिलेश यादव आते ही नहीं थे, क्योंकि उनको लगता था कि मायावती जी की सरकार चली गई। पहले भी कोई कहता था वीर बहादुर जी की सरकार चली गई, तो वो उस डर से नहीं आते थे। अब जरा सोचिए, कहा तो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी बड़ी कंजर्वेटिव पार्टी है, थोड़ी पोंगा पंथी वाली पार्टी है, पंडितों के लिहाज से चलती है। वो तो आ गए बढ़िया पूजा उजा करके और सब मुहूर्त दे के। और उनका क्या हाल है, जो सबका विरोध कर रहे थे और कह रहे थे तो मनुवाद वाला, वो नहीं आ पाए। तो अच्छा है कि सारे लोग नोएडा से आ रहे हैं। और नोएडा उत्तर प्रदेश के लिए एक मॉडल सिटी भी है। नोएडा में एक उस तरह का एक मॉडल तैयार हुआ है जिसको विकास का मॉडल कहा जा सकता है। और निषाद पार्टी की अगर रैली की बात करें तो बेहतर होता कि वो उस वाले इलाके में करते जो हमारे प्रयागराज से लेकर जो बनारस, जौनपुर, ये वाला इलाका है, क्योंकि इधर तो उनका कुछ है नहीं। मतलब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो उनकी कोई ताकत नहीं, लेकिन हो सकता है कि उनको लगा हो कि नोएडा अभी फ्लेवर ऑफ द डे है, तो यहां करेंगे तो संदेश थोड़ा सा जाएगा। नहीं, चर्चा संजय निषाद की पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उस तरीके से नहीं होती है जैसा आप अवध या पूर्वांचल की बात करें, उन क्षेत्रों में होती है। वहां उनका दबदबा भी नजर आता है, उनकी कास्ट भी नजर आती है। और ऐसे में नोएडा में आकर अगर वो विकल्प तलाशने की कोशिश कर रहे हैं समीर जी, तो क्या सफल हो पाएंगे? देखिए, मुझे लगता है कि अब चुनाव बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, उत्तर प्रदेश के 1 साल से भी कम समय बचा है। ऐसे समय में मुझे लगता है वो अपना शक्ति प्रदर्शन कर ये बताना चाहते हैं कि जब चुनाव आए तो उनको सम्मान दिया जाए और उनको सीटों में महत्वपूर्ण स्पेस दिया जाए। और देखिए, इसी तरीके से ओम प्रकाश राजभर, जो राजभर कम्युनिटी से आते हैं, अभी योगी सरकार में मंत्री है, सुभाष सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनकी और भारतीय जनता पार्टी के जो राजभर नेता है अनिल राजभर, उनके बीच जिस तरीके से वाद विवाद, एक दूसरे पर आरोप लगाने का चल रहा है, दोनों ही बताना चाहते हैं कि हम राजभर के नेता हैं। और वैसे ही अखिलेश यादव ने अभी देखिए फूलन देवी की बहन को महिला सभा का अध्यक्ष बना दिया है, तो वो भी निषाद वोट पर अखिलेश यादव इस बात को ध्यान रख रहे हैं। और इस कारण उन्होंने फूलन देवी की बहन को लेकर एक वापिस संदेश देने की कोशिश की है। तो अब ओबीसी की राजनीति को किस तरीके से लोग अपने हिसाब से आगे बढ़ाना चाहते हैं। अखिलेश यादव चाहते हैं कि जिस तरीके से पीडीए ने 2024 के लोकसभा चुनाव में उनका साथ दिया था, वैसे ही 2027 के विधानसभा में पीडीए उनके साथ रहे। हालांकि जो उपचुनाव हुए उसके इसमें उनको हार का सामना करना पड़ा। तो मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ये बात की कोशिश कर रही है कि वापिस पीडीए को जोड़ा जाए। और इसीलिए जो साध्वी निरंजन ज्योति है, जो पहले सांसद रही है, उन्हें फिर
पिछड़ा आयोग का अध्यक्ष बना दिया गया है। तो भारतीय जनता पार्टी अब कोशिश कर रही है कि पिछड़ों को जोड़ा जाए। तो यह लड़ाई चलने वाली आने वाले समय में। छोटे छोटे दल अपनी ताकत बताने की कोशिश करेंगे और अधिक सीटों की हिस्सेदारी के कारण मुझे लग रहा है ये अपना दाव बताने की कोशिश कर रहे हैं, शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश कर रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी सबको साथ लेकर चलती है, कितना भी छोटा दल हो सबको भारतीय जनता पार्टी ने पिछले विधानसभा चुनाव में साधा था, इस बार भी भारतीय जनता पार्टी लेकर चलेगी। लेकिन इस तरीके से अपनी ही पार्टी के खिलाफ बोलना या रोना और बताना कि काम नहीं हो रहा है, आज सरकार में मंत्री हो, अगर आपको लगता है तो आप भैया इस्तीफा दे के बाहर हो जाइए। आप सरकार में भी रहोगे और सरकार की आलोचना भी करोगे, जैसे ओम प्रकाश राजभर करते रहे। बाद में चुनाव के बाद योगी ने उनको मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया था, वो सरकार से बाहर हो गए, फिर लौट कर आए। तो ये ठीक नहीं कि सत्ता में भी रहो, गठबंधन में भी रहो और फिर आप ये बताओ कि हमारी जाति के साथ अन्याय हो रहा है, हमारी प्रेशर बिल्ड करने का एक तरीका है। समीर जी, मुझे लगता है कि ये तो जनता को समझना चाहिए ना, वो तो अपना काम करेंगे ही और हर पार्टी को ये गुंजाइश होनी चाहिए कि वो अपने हिसाब से चीजों को मैनिपुलेट करे, अपने हिसाब से चीजों को प्रेजेंट करे। पब्लिक जो है उसको समझना पड़ेगा कि नेताजी मलाई भी खा रहे हैं और फिर धीरे से कह रहे हैं कि नहीं मलाई मिल नहीं पा रही, तो मलाई बढ़ाना चाह रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं सर, वो मैं सुनवा दूं एक बार, फिर अपनी बात कंप्लीट करिएगा। संजय निषाद रैली से पहले क्या कह रहे हैं आपको बताते हैं। वो कह रहे हैं निषादों के साथ नाइंसाफी हो रही है, उन्हें हक दिलाने के लिए ये रैली हो रही है। स्पष्ट संदेश है कि कुछ लोग कहते हैं निषाद पार्टी केवल पूर्व के निषादों की आवाज है, ये पश्चिम के आवाजों की आवाज है। स्पष्ट संकेत है कि हमारा जो हक हिस्सा है संविधान में मिला उसे मिलना चाहिए। कि दिल्ली में निषाद अनुसूचित है और उत्तर प्रदेश में पिछड़ी में डाल दिया, ये अन्याय घोर अन्याय है। तो इसको इसलिए चुना गया कि यहाँ धनकौर कभी एकलव्य का अंगूठा काटा गया था धोखे से। ये धोखेबाज लोग हैं जो इनका हक हिस्सा छीन रहे हैं। तो अपना हिस्सा लेने के लिए आए, जिस तरीके से अंग्रेजों को से गुर्जर आए, आगे निषाद आए, अंग्रेजों को मौत के घाट उतारा, देश को आज़ाद कराया, संविधान बनवाया। तो अब संविधान में जो हक हिस्सा है, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इंक्वायरी अंथा से क्रिमिनल, तो ये जो है वो गुर्जर मिहिर भोज के वंशज हैं, ये निषाद राज के वंशज है, केशव ऋषि के वंशज, ये सारे लोग आ रहे हैं और आगे आकर इनकी समस्याओं का समाधान करें। अब देखिए, हर बार चुनाव से पहले संजय निषाद यही बताते हैं कि निषाद समाज के साथ कितना गलत हो रहा है, उनके साथ कितनी नाइंसाफी हो रही है, और जब कुछ नहीं मिलता तो आरक्षण का मुद्दा संजय निषाद उठाते हैं। लेकिन क्या ये जो रणनीति संजय निषाद बार बार अपनाते हैं राहुल जी, क्या ये जनता को समझ में नहीं आती? प्रेशर पॉलिटिक्स की सिर्फ एकमात्र ये वजह है कि प्रेशर बनाना है भारतीय जनता पार्टी पर या एनडीए पर ताकि ज्यादा से ज्यादा सीटें छिटक सके, या अपने वोटर्स को भी संदेश देना है? देखिए, निषाद कम्युनिटी 3-4% है उत्तर प्रदेश में कुल मिला के। ओबीसी में मान लीजिए 15% होगा लगभग, ओबीसी के अगर अंदर मान लीजिए। जो ये कह रहे हैं वो ज़्यादा बीजेपी को दिक्कत में डालने वाला, कि ओबीसी जो है उसको आप जो है वो एससी कैटेगरी में डाल दीजिए। तो बीजेपी के लिए मुश्किल है कि अच्छा ओबीसी वालों को का जो है वो ये बोल रहे हैं कि हमारा जो है उसको एससी, निषाद कम्युनिटी को एससी कैटेगरी में डाल दीजिए। तो ये सारी चीज़ें क्यों मानेंगे, बाकी जो एससी वाले हैं वो क्यों मानेंगे? इनकी बात अगर नहीं मानती बीजेपी तो नेचुरली इनको लगेगा कि ये बार बार बोलेंगे और प्रेशर क्रिएट करेंगे। लेकिन ये जिस तरह से अनुप्रिया पटेल ने भी के भी तरफ से या उनके पति की तरफ से जिस तरह से बातें की गई पहले भी, और अब इनकी तरफ से जो बातें की जा रही है, तो बीजेपी के लिए जो सहयोगी दल हैं वो थोड़ी मुश्किल क्रिएट करते हुए नजर आते हैं। अदरवाइज बड़े छोटे दल हैं बीजेपी के, अगर सहयोग ना हो तो बहुत ज़्यादा कुछ कर भी ना पाएँ। हाँ, लेकिन ये छोटे दल समय समय पर मुश्किल जरूर बढ़ा देते हैं, अपनी ही सरकार की आलोचना कर रहे हैं, अपनी ही सरकार के खिलाफ बातें कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि भाई निषाद समाज के साथ बहुत गलत हो रहा है, लेकिन हम उनके साथ खड़े हुए हैं। अब तो खैर उनके वोटर्स को ये समझना है। एक और शख्स है जिनकी चर्चा इन दिनों काफी हो रही है, वो भी अपनी ही पार्टी के खिलाफ उन्होंने कुछ ऐसा किया जिस पर कई सारी चीजें हैं, जिस पर कई सारे आरोप हैं, वो लगे। बात है राघव चड्ढा की। आम आदमी पार्टी ये दावा कर रही है कि वो पार्टी विरोधी गतिविधि कर रहे थे। राघव चड्ढा और आम आदमी पार्टी के बीच में टकराव बढ़ता जा रहा है। राघव चड्ढा ने आज नया वीडियो जारी कर आम आदमी पार्टी के आरोपों को खारिज किया। आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि राघव चड्ढा ने संसद में पार्टी लाइन का पालन नहीं किया, लेकिन राघव चड्ढा ने वीडियो जारी किया है जिसमें वो पंजाब से जुड़े मुद्दे उठाते नजर आ रहे हैं। अपने कैप्शन में राघव चड्ढा ने लिखा है कि ये तो छोटा ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। आबादी धरती भी कहा जाता है। सर, मैं बड़ा नसीब वाला हूं कि मुझे पंजाब सूबे की नुमाइंदगी करने का मौका इस सदन में मिला। आज कई ऐसे गुरुद्वारा साहब हैं जैसे कि श्री करतारपुर साहब, श्री पंजा साहब, श्री ननकाना साहब जो पाकिस्तान में स्थित हैं। सर, आज मैं इस सदन के सामने एक मांग लेकर आया कि ये दोनों मुल्कों की सरकारें मिलकर कॉरिडोर बनाएं जिससे भारत से श्रद्धालु संगत
श्री ननकाना साहब जी जा सके। रीवर्क द एग्रीकल्चरल प्राइसिंग फॉर्मूला, यानी कि जब किसान खुले बाजार में अपनी फसल बेचने जाता है मैम, तो वहां पर एक मिनिमम रिजर्व प्राइस होना चाहिए, यानी कि उस प्राइस के नीचे किसान को उस रेखा के नीचे का दाम नहीं मिलेगा। इसकी एक ट्रेन है जो भटिंडा से बीकानेर चलती है। इस ट्रेन में ट्रेडर्स, व्यापारी, पिलग्रिम, श्रद्धालु नहीं जाते, कैंसर के मरीज जाते हैं भटिंडा और पंजाब के मालवा जिले से बीकानेर ताकि अपना इलाज करा सके। सर एयर पोल्यूशन सिर्फ दिल्ली का मुद्दा नहीं है, पूरे उत्तर भारत का मुद्दा है। पोल्यूशन तो सरहद समझता नहीं सर, लेकिन क्योंकि एयर पोल्यूशन का सारा दोष देश के किसान पर मढ़ा जाता है, आज मैं उस किसान की आवाज उठाना चाहता हूं। लीगल गारंटी टू एमएसपी इन अकॉर्डेंस विद स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट। मैं अनुरोध करूंगा सरकार से कि उस लीगल गारंटी को देश के किसान को सौंपे। तो राघव चड्ढा तो अब वीडियोस के जरिए बता रहे हैं कि उन्होंने पार्टी लाइन से इतर जाकर कुछ भी नहीं किया, उन्होंने तो सिर्फ आम आदमी की ही मुद्दे उठाए हैं, लेकिन उन्हें पार्टी ने न जाने किस बात की सजा दी है। हालांकि आम आदमी पार्टी के दावे कुछ अलग हैं। इससे पहले भी राघव चड्ढा ने एक वीडियो जारी कर आपको जवाब दिया था। आपका आरोप था कि जब भी विपक्षी दल सदन से वॉकआउट करते थे, राघव चड्ढा वहीं बैठे रहते थे। राघव ने इसे सफेद झूठ बताया और चुनौती दी कि पार्टी को एक ऐसा दिन बताए जब उन्होंने विपक्ष का साथ ना दिया हो। पार्टी ने उन पर मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने से इनकार करने का भी आरोप लगाया था। राघव ने स्पष्ट किया कि पार्टी के किसी भी नेता ने उनसे औपचारिक या अनौपचारिक रूप से इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने के लिए नहीं कहा था। आरोप था कि राघव चड्ढा बीजेपी के डर से संसद में गंभीर मुद्दे नहीं उठा रहे थे और केवल मामूली मुद्दों पर ध्यान दे रहे थे। इस पर राघव ने जवाब दिया कि वो संसद में हंगामा करने नहीं, बल्कि प्रभाव डालने और जनता की आवाज उठाने गए हैं। आम आदमी पार्टी ने 3 आरोप लगाते हुए ये कहा कि इन 3 आरोपों की वजह से हम राघव चड्ढा को पार्लियामेंट में बोलने का मौका नहीं देंगे। राघव चड्ढा के पार्लियामेंट में बोलने पर रोक इसलिए लगाई गई क्योंकि उन्होंने ये 3 गलतियां करी। पहला आरोप कि जब ऑपोजिशन पार्लियामेंट से वॉकआउट करता है, सदन से वॉकआउट करता है, तो राघव चड्ढा वहीं बैठे रहते हैं, वो वॉकआउट नहीं करते। ये सरासर झूठ है, सफेद झूठ। मैं चुनौती देता हूं, एक इंस्टेंस, एक दिन ऐसा बताइए जब ऑपोजिशन ने वॉकआउट किया हो और मैंने उनका साथ ना दिया हो, मैं साथ में वॉकआउट नहीं किया हो। और पार्लियामेंट में तो हर जगह सीसीटीवी कैमरा है, आप सीसीटीवी कैमरा निकाल कर दिखा दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। दूसरा आरोप लगाया कि राघव चड्ढा ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इंपीचमेंट मोशन पर, यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने वाली जो याचिका थी, उस पर साइन करने से मना कर दी। दूसरा सफेद झूठ, ना मुझे आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता ने इस मोशन पर साइन करने के लिए कहा, ना औपचारिक तौर पर कहा, ना अनौपचारिक तौर पर कहा। और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा में कुल 10 सांसद हैं, जिनमें से 6 या 7 सांसदों ने इस मोशन पर खुद ही साइन नहीं किया। तो भला इसमें मेरी क्या गलती? खाली सारा दोष मुझ पर ही क्यों मढ़ा जा रहा है? और इस मोशन के लिए राज्यसभा में कुल 50 सिग्नेचर चाहिए होते हैं। राघव चड्ढा कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी आरोप उन पर अभी तक आम आदमी पार्टी ने लगाए हैं, उनका सिलसिलेवार तरीके से जवाब दिया जाए। लेकिन समझना यह है हर्षवर्धन जी कि चल क्या रहा है, इसका मतलब क्या है? राघव चड्ढा एकाएक आम आदमी पार्टी के लिए इतने मुश्किल क्यों हो गए, बगावती क्यों हो गए, या उन पर आरोप मढ़ने की जरूरत क्यों आन पड़ी? नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि ये अरविंद केजरीवाल की लोगों को चुनने की और तानाशाही प्रवृत्ति का बहुत जो उनके भीतर से उबाल आता है, उसका प्रभाव है। राघव चड्ढा को उन्होंने ही तो चुना था ना। ये राघव चड्ढा को जिस तरह की ग्रोथ मिली है, कौन सा ऐसा कमाल का काम उस उम्र में उन्होंने आंदोलन के लिए कर दिया था या आम आदमी पार्टी के लिए कर दिया था? ऐसा तो कोई कमाल नहीं किया था। लेकिन फिर भी अरविंद जी और सुनीता जी का विशेष स्नेह उनके ऊपर था। अब वो क्यों था ऐसा कि दिल्ली में विधायक भी लड़ा दिया, फिर राज्यसभा भी भेज दिया, फिर चंडीगढ़ बैठा दिया, पंजाब का एक तरह से सारा काम भी उन्हीं को संभालने को दे दिया? ये थोड़ा सा सवाल उठता है। और इसके बाद फिर समझ में आता है कि क्या जिस तरह के आरोप नवीन जयहिंद लगा रहे हैं या जिस तरह की चर्चाएं हैं, उसमें कुछ दम है क्या? और क्या राघव चड्ढा को किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर जाकर लगा कि भाई ठीक है, हमको जो मिला, वो सब कुछ ठीक है, लेकिन इसके बाद अब हमारा अपमान हो रहा है या पार्टी में हमें साइडलाइन किया जा रहा है? और वो विशेष करके एक अवसर ऐसा आया जिसके बाद उनको ऐसा लगने लगा होगा। और कहा ही जाता है कि जब से परिणीति से विवाह के बाद वो अरविंद केजरीवाल को खटकने से लगे। अब क्यों खटकने लगे ये तो पार्टी बताएगी। कमाल की बात यह कि आम आदमी पार्टी के लोग बिलो द बेल्ट जाके ये तक कहते हैं कि पत्नी को क्या मुंह दिखाने लायक कुछ ऐसा सौरभ, तो कुछ समझ में ऐसा आता है कुछ मसला दूसरे तरह का है और उसमें ये यहां तक मसला गया है। लेकिन अब ये स्पष्ट है
राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी के खिलाफ एक अच्छे टूल के तौर पर भारतीय जनता पार्टी को मिल गए हैं। जैसे स्वाति मालीवाल ने बड़ी मेहनत की इधर, स्वाति मालीवाल तो आंदोलन के दिनों की साथी थी ना, मतलब वो तो सबसे सीनियर थी, वो तो मनीष सिसोदिया को भी जाने क्या क्या कहती थी। वो स्वाति मालीवाल जब गई तो वो पिट कर गई, वो उनके क्या नाम था जो अरविंद जी का, वो विभव या जो भी नाम था, तो उसके ऊपर आरोप लगाया। और सोचिए कि उल्टा हुआ, उसको निकालने के बजाय स्वाति मालीवाल को साइडलाइन कर दिया गया। तो अरविंद केजरीवाल या तो लोगों को पहचान नहीं पाते हैं, और या उनके अंदर की तानाशाही प्रवृत्ति इतनी ज्यादा है कि उससे एक समय के बाद लोग तालमेल नहीं बिठा पाते हैं। अब सवाल यह है कि संजय सिंह और मनीष सिसोदिया ये कब तक तालमेल बिठाए रहेंगे। देखिए, जो आरोप लग रहे हैं ना, वो जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो राघव चड्ढा पे, वो ये है कि जब अरविंद केजरीवाल जो है वो जेल जा रहे थे तो वो गायब थे, वो लंदन में थे। ये आरोप भी लगाया जा रहा है कि जब उनको रिलीफ मिला तो राघव चड्ढा ने कुछ नहीं कहा, वो साइलेंट हो गए। तो जब उनकी रिलीफ मिलने पर हेडक्वार्टर में कोई जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो उसमें भी नहीं थे। तो ये आरोप लगाए जा रहे हैं। और हाल ही में जो आजकल में आरोप लगाए जा रहे हैं वो ये लगाए जा रहे हैं जो आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाए जा रहे हैं। कितना सही कितना गलत हम नहीं कह सकते, लेकिन कहा जा रहा है कि राघव चड्ढा ने जितने भी ट्वीट प्रधानमंत्री और बीजेपी के बड़े नेताओं के खिलाफ से वो सब हटा दिए। तो अगर ये आरोप लगाए जा रहे हैं तो आम आदमी पार्टी को कहीं ना कहीं तो लग रहा होगा कि ये पलट रहे हैं या दूसरी ओर जा रहे हैं। तो उस लिहाज से अगर उन्होंने राज्यसभा की इनको सीट दी थी तो नेचुरली वो अपने, अगर उनको लगेगा कोई व्यक्ति जो उनके खिलाफ जा रहा है तो उस तरह से करेंगे। लेकिन हर बड़ा नेता जिसका कद धीरे धीरे आम आदमी पार्टी में बढ़ता है, उसका इसी तरीके से साइडलाइन हो जाना, उस पर इसी तरीके के आरोप लगना, ये तो एक पैटर्न सा हो गया है ना आम आदमी पार्टी का। समीर जी, निश्चित रूप से एक्चुअली क्या हो गया है आजकल आम आदमी पार्टी के अंदर कि आपको अरविंद केजरीवाल को पहले रिपोर्ट करना पड़ता था। अरविंद केजरीवाल जो कहते थे वो पार्टी में होता था। अब पार्टी में 3 नए लोग आ गए हैं जिनको आपको रिपोर्ट करना है। अरविंद केजरीवाल को आपको रिपोर्ट करना है। अरविंद केजरीवाल के अलावा सुनीता केजरीवाल भी अपने सांसदों से, विधायकों से रिपोर्ट लेती है, वो भी इंस्ट्रक्शन देती है। और यह कहा जा रहा है कि आजकल अरविंद केजरीवाल के दामाद है, वो भी पार्टी एक्टिविटी में बहुत इन्वॉल्व है और वो भी सीधे अपने विधायक, पार्टी के विधायकों को और सांसदों को सीधे फोन कर देते हैं। मुझे लग रहा है कि राघव चड्ढा को यह पसंद नहीं आ रहा होगा कि भाई मैं पार्टी का कमिटेड वर्क कर रहा हूं, मैं अरविंद केजरीवाल से बात करता रहा हूं और मैं क्यों सुनीता केजरीवाल को रिपोर्ट करूं और सुनीता केजरीवाल क्यों राघव चड्ढा से जवाब तलब करे। और मुझे लगता है कि राघव चड्ढा ने जितने भी मुद्दे उठाए वो जनता से जुड़े मुद्दे थे। और एक समय तो राघव चड्ढा को पंजाब का सुपर सीएम कहा जाता था, पंजाब के ये प्रभारी थे। कहा जाता था कि भाई वहां पर मान साहब को रिप्लेस करके मुख्यमंत्री बन सकते हैं। तो जो आपका इतना विश्वास पात्र रहा हो, 37 साल में जिसको आपने राज्यसभा भेज दिया हो, विधायक रहा हो, राज्यसभा में रहा हो, फिर ऐसी क्या स्थिति बनी कि आपके पास आपके सीनियर लीडर्स, आपके पढ़े लिखे चेहरे जो हैं, राघव चड्ढा सीए पढ़ा लिखा व्यक्ति आपके पास है, वो आपको छोड़कर जा रहे हैं। आपके पास अगर लगता है कि आपके सांसद, राज्यसभा सांसद आपकी सुन नहीं रहे, कोई मतभेद है, तो आप पार्टी के अंदर बंद कमरे में बैठ के मामले को सुलझा सकते थे। अभी 2 साल राज्यसभा का कार्यकाल बाकी है राघव चड्ढा का, 2028 तक का कार्यकाल है और स्वाति मालीवाल का 2030 तक का कार्यकाल है। 2 साल में राघव चड्ढा तो अभी बोलेंगे, ऐसा तो नहीं कि आपने मना कर दिया तो राघव चड्ढा को बोलने का मौका मिलेगा। अगले साल पंजाब में विधानसभा चुनाव है, राघव चड्ढा पंजाब के प्रभारी रहे, पंजाब की बॉस थी, उनके पास जानकारी है आम आदमी पार्टी को लेकर, तो पंजाब में आम आदमी पार्टी को बहुत डैमेज कर सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि आम आदमी पार्टी की बहुत असफलता है। जैसे स्वाति मालीवाल ने मुश्किलें खड़ी की, वैसे ही अब राघव चड्ढा भी मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। पंजाब में विधानसभा चुनाव आने जा रहे हैं और इसी विधानसभा चुनाव, इसलिए घातक हूं। सर देखिए, उसकी तैयारी शुरू हो गई है पंजाब में विधानसभा चुनाव को लेकर। 1 साल बाकी है, लेकिन उसके पहले आरएसएस ने पंजाब को लेकर एक प्लान तैयार किया है। 24 से 26 फरवरी तक आरएसएस चीफ मोहन भागवत पंजाब दौरे पर थे। उन्होंने यहां स्वयं सेवकों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने स्वयं सेवकों को हर दलित के घर और मन तक पहुंचने को कहा। संघ का जो प्लान दलित संत राम कनेक्शन का है, इसे साधने के लिए 5 पॉइंटर रणनीति बनाई गई है। टारगेट पर आपकी 92 सीटें हैं। संघ के प्लान के केंद्र में पंजाब की 38% दलित आबादी है, यानी पंजाब का हर तीसरा वोटर दलित है। गृह मंत्री अमित शाह भी साफ कर चुके हैं कि बीजेपी पंजाब की सभी 117 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। अब कितना कामयाब हो पाएगा ये वाला फॉर्मूला भारतीय जनता पार्टी का या आरएसएस का, ये तो आने वाला चुनाव ही बताएगा। लेकिन कम से कम कोशिश की जा रही है, ये कोशिश की जा रही है कि जो दलित वोट बैंक है उसे साधा जाए। ये कितनी कारगर साबित हो सकती है हर्षवर्धन जी? नहीं, देखिए, पंजाब भारतीय जनता पार्टी के लिए हमेशा से, जिसको कहे ना कि एक
सपने जैसा ही रहा है। जैसे हम कहते हैं ना कि दक्षिण के राज्यों में वो नई पहुंच बना पा रही है या फिर पश्चिम बंगाल में उस तरह से नहीं सफल हो पा रही है, तो पंजाब उसके लिए दूर की कौड़ी रहा है। मुश्किल ये हुई कि एक अकाली के साथ उसका गठजोड़ था, उस गठजोड़ में बड़ा सीधा सीधा सा समीकरण होता था। जो अकाल तख्त से जुड़े लोग थे, जो ग्रामीण लोग थे, जो खेतीहर समाज था, जो सिक्खी वाले थे, वो अकाली दल के साथ जुड़ जाते थे, और जो शहरी वर्ग था वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ जाता था। ये बड़ा अच्छा विनिंग कॉम्बो बनाता था। कांग्रेस को इस तरह से वो हराते थे। लेकिन मुश्किल क्या हुई कि एक तो अकाली जो प्रकाश सिंह बादल के समय में थी, उनके बेटे बहू ने मिलकर पूरा, जिसको कहते हैं ना कि पार्टी को चौपट कर दिया। किसी राजनीतिक दल में जो पारिवारिक विरासत ऐसे खत्म होती है, उसका एक बड़ा शानदार उदाहरण है कि कैसे बादल परिवार ने खत्म कर दिया। और उनके ऊपर इतने भ्रष्टाचार के आरोप लगे, हर चीज में उनका मतलब कुछ भी है तो वो सरकार की जो पार्टी है वो चला रही थी। भारतीय जनता पार्टी को लगा कि हमें इसमें क्या करना चाहिए, तो उसने अपनी कोशिश कुछ दायरा बढ़ाने की कोशिश की, जो अकाली दल के लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ, और एक तरह से कहें तो गठजोड़ भी टूट गया। भारतीय जनता पार्टी ने हर कोशिश करके देख ली, लेकिन उसको न तो वहां नेता मिल रहे हैं और न ही वो इनरोड्स कर पा रही जो रूरल एरियाज में। जो तीनों कृषि कानून, जो मैं मानता हूं बहुत शानदार थे, उसको किसी कीमत पर वापस नहीं लिया जाना चाहिए था, उसी वजह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, नरेंद्र मोदी ने वापस लिया। अब उनको लगता है कि कुछ इससे लाभ मिलेगा, तो जो संघ काम कर रहा है वो शायद अंदर की कुछ पकड़ होगी, कुछ लोगों को एक समाज के भीतर, तो वो जुड़ने का काम हो पाएगा। लेकिन पॉलिटिकली इसका कोई बहुत बड़ा लाभ मिलेगा मुझे नहीं दिखता है। सुनील जाखड़ को लाकर देख चुके हैं, और राघव चड्ढा के आने से कुछ हो जाएगा ऐसा तो अमरिंदर सिंह को अमरिंदर को लाकर देख चुके हैं। अपनी ताकत बुलाना। एक और खबर है, उसकी बात कर लेते हैं, बिहार की बात कर लेते हैं, जहां नीतीश कुमार को लेकर एक चिट्ठी नीतीश कुमार ने जारी की है, उसने हलचल मचा दी है। बिहार के गृह विभाग ने एक पत्र जारी कर कहा है कि मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद नीतीश कुमार को Z+ श्रेणी की सुरक्षा दी जाएगी। अभी नीतीश कुमार ने सीएम पद से इस्तीफा नहीं दिया है, ऐसे में इसे लेकर एक लेटर जारी हुआ है जिस पर सवाल उठने लगे हैं। विपक्ष कह रहा है कि नीतीश की कुर्सी छोड़े बिना उन्हें Z+ सुरक्षा देने के लिए प्रशासन इतना उतावला क्यों है। जेडीयू और बीजेपी इसे सामान्य बात बता रहे हैं। बात हो रही है, उनकी सिक्योरिटी का जो कंसर्न है वो असेसमेंट होता रहता है, इंडिविजुअल के लिए होता है, कोई पोस्ट के लिए होता नहीं। और थ्रेट परसेप्शन के हिसाब से ये काम जो पुलिस के लोग हैं, इंटेलिजेंस के लोग हैं, वो लोग करते रहते हैं। यहाँ तो हर एक चीज़ का कोई काम है नहीं, विपक्ष को कुछ बचा नहीं है, तो अपना विश्लेषण करता रहता है। वो थ्रेट परसेप्शन के हिसाब से ये सब निकलता रहता है। अब Z+ सिक्योरिटी की बात की जा रही है, लेटर जारी हुआ है समीर जी, तो इस पर इतना बवंडर क्यों है? क्या ये असामान्य बात है? मुझे लगता है इसे असामान्य रूप से देखने की जरूरत नहीं है। अगर गृह मंत्रालय ने अगर लेटर निकाल दिया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस्तीफा दिए बगैर कि भाई इस्तीफा देने के बाद नीतीश कुमार को Z+ की सुरक्षा दी जाएगी, और इसके संदर्भ में गृह मंत्रालय ने सफाई भी दे दी। और ठीक है कि विपक्ष ये कह रहा है कि भाई सम्राट चौधरी गृह मंत्री है, गृह मंत्रालय उनके पास आता है, तो भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार के ऊपर ये दबाव की राजनीति करी है कि भाई 10 तारीख को आप राज्यसभा का शपथ ग्रहण करने वाले हो 10 अप्रैल को, तो आप 11 या 12 तारीख को पटना पहुंचिए, इस्तीफा दे दीजिए, जिससे 15 और 16 अप्रैल के करीब हम नया मुख्यमंत्री चुन सके। अभी तक नीतीश कुमार ने यह कहा नहीं कि वो कब इस्तीफा देने वाले हैं। उस मामले में लेकर अभी जनता दल यूनाइटेड ने चुप्पी साध के रखी है। तो विपक्ष इस बात का जिक्र कर रहा है कि भाई इस्तीफा दिलवाने की जल्दबाजी है भारतीय जनता पार्टी को, इसलिए कोशिश की जा रही है। मुझे लग रहा है कि जो गृह मंत्रालय का इसका जवाब भी आ चुका है, उन्होंने कहा है कि इसे सामान्य दृष्टि से देखा जाए, और ये सिर्फ एक लेटर निकाला गया है। नीतीश कुमार जब इस्तीफा देंगे उन्हें Z+ की सुरक्षा दे दी जाएगी। क्योंकि अब विपक्ष इस समय परेशान है जिस तरीके से वहां पर राजनीति हो रही है। तेजस्वी यादव इस बात से परेशान है कि उनके एक विधायक ने जो क्रॉस वोटिंग की थी, अब वो चले गए। अब तेजस्वी यादव उनको निकाल भी नहीं सकते, अगर निकाल देंगे तो विपक्ष के नेता का पद चला जाएगा, क्योंकि 25 ही उनके पास विधायक एक कम होगा, तो विपक्ष का नेता का पद नहीं रहेगा। तो उस विधायक के तमाम बगावती तेवर के बाद भी उनको अपना विधायक बताना तेजस्वी की मजबूरी है। तो विपक्ष अब बैठे बैठे कुछ ना कुछ मुद्दा ढूंढ रहा है, बिल्कुल, क्योंकि बहुत गंभीर मामला नहीं है। ये बात तय है कि नीतीश कुमार 10 तारीख को शपथ ग्रहण राज्यसभा की करने वाले हैं, उसके बाद वो इस्तीफा देंगे, और उसके बाद विधायक दल की बैठक होगी, नया मुख्यमंत्री चुन लिया जाएगा। तब मुद्दा भी मिलेगा विपक्ष को कि कौन मुख्यमंत्री होगा, नीतीश को क्यों हटाया गया, नीतीश के साथ क्या किया गया।